तो जी सो फार हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। जब वैसे मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने चीज़ें तो हो चुकी हो चीज़ों के अंदर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हम कौन से स्टेज पे कंसिडर कर रहे होते हैं? परफॉर्मेंस स्टेज पे या प्लानिंग स्टेज के ऊपर, यानी रिस्क असेसमेंट के स्टेज के ऊपर? जल्दी बताओ। प्लानिंग के ऊपर, ऐसा ही है ना? क्योंकि आप रिस्क असेस कर रहे होते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। फिर आपको समझ आता है कि यार एक इदारे ने कुछ ऐसी सर्विसेज मार्केट से ली हुई हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जिसका इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है। जैसे कि एग्जांपल देते हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने जो एग्जांपल दी थी, कौन कौन सी सर्विस ली हुई थी? जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, पेरोल की। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास पेरोल का सिस्टम नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता। वो कहते हैं एक्यूरेसी के लिए, परफेक्शन के लिए हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो मुझे बताओ, उस सिस्टम के अंदर जो HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होगा, आपको मैंने सिखाया था कल तक डिटेल में लास्ट क्लास में, उस सिस्टम के अंदर क्या हर किसी को एक्सेस करने का इख्तियार होगा? नहीं, लिमिटेड एक्सेस राइट्स होंगे। हर बंदा उस सिस्टम के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, अदरवाइज तो मैं कोई भी बंदे को डाल के उसकी सैलरी प्रोसेस कर दूंगा, कैलकुलेशन कर लूंगा, अल्टीमेटली वो मेरे पेरोल में रिकॉर्ड हो जाएगा और पेमेंट चली जाएगी। ऐसा है? अच्छा, अब सर हम जो क्रेडिट लॉस पर एक्चुअली से वर्किंग करवाते हैं वो भी इस एम्बिट में आती नहीं। हम पहले तो एक बात करेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के ऊपर एक्चुअली को अपॉइंट करते ही नहीं है, वो एक्चुअली का काम ही नहीं है, वो तो हमारा काम है फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। हाँ, मेजरली आप एक स्टैटिस्टिकल मंगवा सकते हो जो स्टैट्स का बंदा हो, जिसको स्टैटिस्टिक्स आती हो, दैट्स इट। उसके ऊपर एक्चुअली नहीं अपॉइंट होता। सही है? ओके, आगे सुने। कहने का मकसद ये है, समझने का मकसद ये है, आप ये देखते हैं कि यार इदारे ने क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं। अब उसी इदारे ने, यूँ समझो कि एक सर्विस पेरोल प्रोसेसिंग की किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से ली हुई है। अब अगर वहाँ पे कोई कंट्रोल में भंड होता है तो आपके एफएस में किसी अजर्शन पे भंड होगा। मैं एक एक करके आपके पास फ्लो करता हूँ, सवाल फेंकता हूँ। मैंने सवाल भी बना के दिया था आपको अच्छा सा। तो मुझे एक बात बताते हो कि अगर मैं वैसे तुम पे सवाल फेंकूँ, मैं बोलूँ कि सबके पास एक्सेस राइट्स है, तो किस अजर्शन का मसला है? कौन सी अजर्शन हिट होगी? अकरेंस की, राइट्स की नहीं। देखो, राइट तो रिसीवेबल पे होता है। एग्जामिनर अपनी औकात पे आ गया ना, तुम्हें लग पता जाएगा। अकरेंस ट्रांजैक्शन अकरेंस के लिए यूज होती है, बैलेंसेस एग्जिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। तो ये तो बात समझ आती है ना कि यार हमारा मसला तो ये होगा ना कि एक एक्सपेंस अकर ही नहीं होना चाहिए तो हुआ हुआ है, बिला वजह रिकॉर्ड हुआ हुआ है, होना ही नहीं चाहिए तो डुप्लीकेट पेमेंट हुई हुई है। ऐसा है? तो ये आपको पता लगता है ना जब आप कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते हो। अच्छा, एक और चीज़ फिर हमने ये सीखा हुआ था कि वहाँ पे जो पे रेट्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। पर हमने फिर कॉन्सेप्ट सीखा कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल वो कंट्रोल्स होते हैं जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन समझता है कि किसने लगाए हुए होंगे, यूज़र एंटिटी ने। किसने लगाए हुए होंगे? यूज़र एंटिटी ने। अच्छा, यूज़र एंटिटी ने लगाए हुए होंगे। अच्छा, अगर वो ये कंट्रोल ना लगाए तो क्या कंट्रोल एफिशिएंट रहेगा? नहीं। यानी इस बात को तो आप अपने भेजे में फिक्स कर लें कि अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंट्रोल अज्यूम कर रही है कि उसने लगाए हुए होंगे तो वो उसके पार्ट पे लगे होने चाहिए। अगर वो कंट्रोल उसके पार्ट पे नहीं लगे हुए तो आप ये मतलब फॉर श्योर कह सकते हैं कि कंट्रोल्स आर नॉट डिजाइंड इफेक्टिवली। अच्छा, ऑपरेशन तो बाद में आता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस तो मैं बाद में चेक करूंगा। मैं तो अभी ये कह रहा हूं कि कंट्रोल्स आर नॉट डिजाइंड इफेक्टिवली। अच्छा, इसमें वो था ना, मैंने आपको सिखाया था कि वहां पे जो HR है वो पे रेट वगैरह फिक्स करके बेचता है। ऐसा है? और यहाँ पे भी कंट्रोल लगा हुआ है कि यहाँ पे जो लिमिटेड एक्सेस राइट्स हैं कि एक बच्चे की या एक बंदे की सैलरी चेंज करनी है या उसकी डेजिग्नेशन चेंज करनी है, उस पर भी मेकर चेकर प्रिंसिपल है कि जब तक वहाँ से रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। अच्छा, फिर आपको याद था, मैंने आपको बताया था कि टाइम इन टाइम आउट मशीन से आवर्स की लिस्ट आती है। वो कहाँ से आती है? वहाँ से आती है। अच्छा, फिर इस सिस्टम ने जो आपका पेरोल सिस्टम जिसने लगाया हुआ है, जो आपका यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किया हुआ ये है कि एक लिमिट चेक कंट्रोल लगाया हुआ है। लिमिट चेक कंट्रोल किस चीज़ पे लगाया हुआ था कि आज अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्किंग आज से ऊपर जाएंगे तो क्या एक एक्सेप्शन रिपोर्ट निकलेगी? यस। वो इस चीज़ के लिए कि अननेसेसरी पेमेंट्स ना हो।
अच्छा, फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स की जो अप्रूवल है वो कहाँ से होगी? यूजर एंटिटी से, उनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट हेड से वो अप्रूव हो जाएगा। एग्रीड है? फिर मुझे बताओ कि जो इनेक्टेड टैक्स रेट्स हैं अपडेटेड, वो एंटर करता है कौन? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पर उस पर बंदा भी रिव्यू करने वाला होना चाहिए, ऐसा ही है? आपको नहीं लगता कि हेड ऑफिस लेवल पे, हेड ऑफिस कह रहा हूँ, यूजर एंटिटी लेवल के ऊपर जब पेरोल प्रोसेस होकर शीट आए तो वहाँ पे एक बंदे को बैठ के उसको मैनुअली सैंपल बेसिस पे चेक करनी चाहिए, ताकि ये उसके पार्ट पे कंट्रोल हो कि क्या प्रोसेसिंग सही हुई या नहीं हुई। और यही कंट्रोल कहाँ पे भी होना चाहिए? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई रिकॉर्ड बननी चाहिए कि जो यूज़र एंटिटी है उसने कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा दिया हुआ, मुझे रिटर्न में कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा आ रहा है? क्या आपस में रिकॉर्ड बननी चाहिए ताकि हम ये देखें कि उसने अपनी तरफ से तो कोई लोग नहीं डाल दिए? बात समझ आ रही है? फिर पेमेंट के ऊपर तो कंट्रोल्स हमारे होंगे ना, वही कैश एंड बैंक के जो कंट्रोल्स होते हैं कि आपकी पेमेंट हो ही नहीं सकती जब तक उसके पीछे सपोर्टिंग एविडेंस और लोगों के अप्रूवल्स ना हो। पेमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, इनवॉइस, वर्किंग्स, उसके अलावा पेमेंट नहीं हो सकती है। तो ये था। अब मैं इसको रीड करने लगा हूँ जो मैंने को सवाल दिया था, और प्लीज़ आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने कैसे पिक किया और क्या पिक किया। इधर अगेन इसके सवाल इतने डिटेल मौजूद नहीं है जितना मैं करा रहा हूँ, तो मैंने आपको एक व्यू दे दिया कि क्या सीन है। इधर मैंने ये कहा भाई, यहाँ पे आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स एंड राइट दियर ऑब्जेक्टिव। देखो, आपको ये बताना है सवाल के अंदर कि कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल मतलब किसने लगाए हुए होंगे? यूजर एंटिटी ने। अब लगाए हुए होंगे तो उसका मकसद क्या है? आओ रीड करते हैं। यू आर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ किंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025। द कंपनी आउटसोर्सेस इट्स पेरोल प्रोसेसिंग क्विक पे लिमिटेड, a specialized service organization that provide payroll calculation and employee tax deduction services. अच्छा, King Limited provides quick pay with details of new joiners, salary structure and attendance record each month. ऐसी बात है, अगर वो नहीं देगा तो वो एंटर कैसे करेगा? अच्छा, तो यानी आपको ये पढ़ के समझ आ रहा है। अगर मैं आपसे सवाल में ये करता कि मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल क्या होने चाहिए, तो तुम्हें दिमाग चला के लिखना पड़ता। इस बात को समझो। अगर तुम्हें ये चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल क्या होता, अगर मैं ये पूछता तो तुम्हें दिमाग चला के लिखने पड़ते वो पॉसिबल कंट्रोल जो इस इंफॉर्मेशन देते हुए लगाए गए होते। ऐसा है तो वो आप लिखते, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो मैंने ये कहा कि बताओ इस सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स कौन से नजर आ रहे हैं। मैंने ये नहीं लिख के कहा आपको कि ये बताओ कि कौन से होने चाहिए। एग्रीड? दोनों में फर्क है रिक्वायरमेंट में। आगे, Quick Pay then calculate gross and net pay statutory deduction and generate salary files for the management review. ये तो हो गया ओवरव्यू। आगे, कंट्रोल्स एट द क्विक पे, ये कौन है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आगे, आर्स डेटा इज एंटर्ड मैनुअली बाय क्विक पेस डेटा एंट्री ऑपरेटर बेस्ड ऑन ईमेल इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट्स HR डिपार्टमेंट। अच्छा, पहले मुझे जल्दी बता दो, क्या इस पूरे सिनेरियो के अंदर वो कह रहा है आवर्स का डेटा एंटर होता है मैनुअली बाय क्विक पे डेटा एंट्री ऑपरेटर बेस्ड ऑन ईमेल इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट्स HR डिपार्टमेंट। तो मुझे आप एक बार बताओ, क्या यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी है? अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर रहा, दूसरी रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल डेफिशिएंसी है इसमें? अच्छा, अगर इफ अ पर्सन इज एंटरिंग आवर्स मैनुअली देयर इज हाई लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स, there is a higher likelihood of errors, ऐसा ही है। अच्छा, और यहां पे ये भी लिख रहा है कि it seems there is no review or approval of hours entered। क्या ख्याल है? यह है मसला। यहाँ पे कितने लोगों ने ये लिखा था कि यहाँ पे अपेरेंटली ये दिख ही नहीं रहा कि कोई रिव्यू कर रहा है, वो तो डाले जा रहे। एक तो मैनुअल वाला मसला हो गया कि हायर लाइक्लीहुड ऑफ एरर होंगे, पर एक ये भी तो मसला है ना कि कोई बंदा रिव्यू तो करे, अप्रूव तो करे उसको कि क्या उसने आज सही डाले या नहीं डाले। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? अच्छा, फिर IT team also has the access
टू पेरोल एप्लीकेशन, क्विक पे पेरोल एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ग्रॉस पे एंड डिडक्शंस। अच्छा भाई अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये कह रहा है कि आईटी टीम के पास भी एक्सेस है पेरोल एप्लीकेशन का, क्या आईटी टीम के पास होना चाहिए या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस राइट्स होने चाहिए? अच्छा तो अल्टीमेटली इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? IT department is having a right to access the system. This will ultimately lead to fraudulent entry of the employees and may result in unnecessary change of data. उसके पास इख्तियार होना नहीं चाहिए, अनऑथराइज चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा है, पक्की बात है। ओके आगे, मैनेजर ऑपरेशंस एट क्विक पे जनरेट पेरोल रिपोर्ट इन एक्सेल फॉर्मेट एंड सेंड टू क्लाइंट्स फॉर देयर रिव्यू। हाँ भाई इसमें कोई पंगा है? हाँ भाई इसमें कोई इशू नजर आता है? एक्सेल फॉर्मेट में कह रहा है एनीवन कैन मेक चेंजेस, एनीवन कैन मेक चेंजेस, ऐसा ही है ना? तो ये पीडीएफ में होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए ताकि इसमें से कोई चेंज ना कर सके। और ये भी हो सकता है कि आपने बचपन में सीखा हुआ है, इनक्रिप्टेड होना चाहिए। नहीं ये बात समझ, इनक्रिप्टेड हो सकता है ना? इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि अगर ये इनक्रिप्टेड है तो किसी के हाथ लगेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, 101010 दिख रहा होगा उसको, अनलेस के वो उसको डीक्रिप्ट करे। बात समझ आती है? तो एक तो ये हिसाब किताब हो गया। अगेन हमने गेम तो वो चालू की हुई है जो मैंने मेरी इज्जत थी कि मैं जितना कैफ लेवल पे डिटेलिंग करता हूँ वो यहाँ भी करूँगा आप, ताकि आपको समझ तो है ना कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या, वही सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं, खाली तुम्हें समझना है कि वहाँ भी जो मसले थे यहाँ से कनेक्ट होके आ रहे हैं। आगे फिर हमने कहा कि भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर एंटर्स न्यू जॉइनर and updates of salary in the master data when information about the new joiner is received from the designated person at King Limited। अच्छा वहाँ पे तो designated person है, पर मुझे बताओ क्या डेटा एंट्री ऑपरेटर न्यू जॉइनर और अपडेट ऑफ सैलरी खुद ही एंटर कर रहा है मास्टर डेटा में? इसको तो हर चीज़ का इख्तियार दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे रिव्यू मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। देखो एक अगर मैं यूज़र एंटिटी से ISA 402 की रीडिंग नहीं करनी है ना, बिल्कुल करनी है। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये रीड करेंगे ना, मैंने उससे ज़्यादा करा दिया आपको, आप रीड करें देखिए मैंने सारी एग्जांपल्स भी लिख के दिए हैं आप लोगों को, क्या क्या है एग्जांपल्स जहाँ जहाँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ हो सकती हैं, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, बिल्कुल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, ओनली लिमिटेड एक्सेस राइट्स होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा है मास्टर डेटा में। अच्छा डेटा एंट्री ऑपरेटर हैज़ प्लेस ए स्टिकी नोट कंटेनिंग इट्स यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ताकि वो भूल ना सके। कितना अच्छा काम किया ना, देखो पासवर्ड तो बंदा भूल जाता है, तो उसने काम ये किया, उसने बोला भाई चेपी लगा दी है वहाँ पे, जब भी मैं देखूंगा उसमें से देख के वो कैसे समझ आया, चले वो कह रहा है पागल आदमी। अच्छा तो मुझे बताओ कि भाई अब कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि भाई ये तो फ्लाइट था, बंदा क्यों लगा के गया है, तो क्या इस चीज़ से क्या उसके कंप्यूटर का एक्सेस कोई भी ले सकता है? अनऑथराइज एक्सेस लेके अनऑथराइज चेंजेस हो सकते हैं, एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू इनकरेक्ट इनपुट ऑफ डेटा, फ्रॉडुलेंट इनपुट ऑफ डेटा, अल्टीमेटली विल लीड टू हायर सैलरी अमाउंट। ऐसा है? चलें ये भी बात समझ आती है, कोई भी देखेगा उसको भी पता चल जाएगा, वैसा ही है। दिस विल लीड टू अनऑथराइज चेंजेस इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेहतरीन। तो आप देखते हो कि किस तरीके से कंट्रोल मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम को इम्पैक्ट करते हैं, ये वही तो बात है। आगे हेड ऑफ एचआर एट किंग लिमिटेड। अच्छा हेड ऑफ एचआर किंग लिमिटेड अब आ गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स, वेरीफाइज एंड अप्रूव्स ऑन कॉल ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स एंड सैलरी चेंजेस बिफोर सेंडिंग टू क्विक पे। ऊपर देखा था ना उसके पास से चेंजेस आते हैं, पर यहाँ पे कह रहा है कि हेड ऑफ एचआर जो है ना भाई, वो किंग लिमिटेड का वो वेरीफाई अप्रूव करता है कॉल के ऊपर। क्या ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है? तो आप ये कहेंगे ना, देयर इज अ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ चेंजेस एंड द न्यू जॉइनर्स। दिस में अल्टीमेटली लीड टू एंट्री ऑफ एम्प्लॉइज दैट आर नॉट ऑथोराइज्ड टू बी एंटर्ड, दैट आर नॉट ऑथोराइज्ड टू बी एंटर्ड इनटू द सिस्टम। पहले बताओ बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे अप्रूवल वर्बल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। आगे अच्छा एक तो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल।
ये हमने लिख दिया भाई, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल। अच्छा अब आगे, द फाइनेंस डिपार्टमेंट एट द किंग लिमिटेड कंपेयर्स पेरोल शीट रिसीव फ्रॉम, हाँ भाई किससे, क्विक पे से, सही है। अच्छा जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बेचती है, सही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपेयर करता है पेरोल शीट रिसीव फ्रॉम द क्विक पे विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉय शेयर विद द क्विक पे एंड प्रोसेस पेमेंट। हाँ भाई इसमें कोई मसला है, ये भी कंट्रोल है, पर कौन सा कंट्रोल है, कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल, ऐसा है भाई। तो ये इस तरीके का सवाल था। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉय मास्टर डेटा बाय हेड ऑफ एचआर बिफोर बीइंग सेंड टू क्विक पे। अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव ये था ना, टू इंश्योर दैट ओनली वैलिड एंड ऑथराइज्ड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब वो वर्बल कर रहा है वो अलग बात है, पर ऑब्जेक्टिव तो यही है ना। आगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन एचआर एंड फाइनेंस। भाई हो क्या रहा है पता है, यहाँ पे भंड क्या था, फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपेयर करता है पेरोल शीट रिसीव फ्रॉम द क्विक पे विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉय शेयर विद द क्विक पे। इसका काम तो पेरोल प्रोसेसिंग है ना, कंपेयर तो उसको करना चाहिए ना जो एचआर है, जिसने भेजा था उसको पता होगा ना कि ये है या नहीं है। तो ये एक डेफिशिएंसी है। पर खैर यहाँ पे हमने कहा सेग्रीगेशन ड्यूटीज बिटवीन एचआर एंड फाइनेंस, ये आ गया। अच्छा, रिव्यू ऑफ पेरोल समरी रिसीव फ्रॉम द क्विक पे फाइनेंस डिपार्टमेंट टू कंफर्म, यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल ही है ना, जो आपने बताया कि समरी आती है तो उसको रिव्यू करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय एंड अटेंडेंस डेट एट किंग लिमिट, क्योंकि देखो ये अटेंडेंस करता है ना, तो ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल हुआ ना, कि अटेंडेंस ये मेंटेन करता है, रिव्यू ये करता है, फिर उसको भेजता है, तो अटेंडेंस का भी हिसाब किताब आ गया। पीरियोडिक रिकंसिलिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज पर एचआर रिकॉर्ड एंड दोज प्रोसेस इन द पेरोल, ये होगा सारे के सारे कौन से कंट्रोल्स, कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल। इसका देख लो, टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग, डिटेक्ट मिसिंग और फिक्टिशियस एम्प्लॉइज, जो इसका होता मकसद। अच्छा अब ये देखें, क्विक पे एंटिटी ये रही, डेफिशिएंसी मैनुअल इनपुट ऑफ आवर्स डेटा विदाउट इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर और डेलिब्रेट मिसस्टेटमेंट। IT team has unrestricted access. Lack of segregation between IT and operation exposes payroll data to unauthorized access or alteration. फिर हमने कहा payroll reports are generated in Excel and sent via email without security controls for audit trail. तो security controls मैंने कौन से बताए थे, जल्दी बताओ। अच्छा आपको पता है ना, एक्सेल में भी ऐसा फीचर होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट है ना, तो हम ये कहते हैं ना प्रोटेक्टेड शीट्स। ये सारे आपके डेटा पे कंट्रोल्स हैं, क्लियर है। अच्छा, पासवर्ड सिक्योरिटी लैप्स, यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिटन ऑन अ स्टिकी नोट क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पेरोल सिस्टम, पोटेंशियल मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ओके, फिर हमने कहा डेटा एंट्री ऑपरेटर डायरेक्टली अपडेट्स मास्टर डेटा विदाउट रिव्यू, जो हमने बात कही। तो ये क्या, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑथराइजेशन कैन रिजल्ट इन इनकरेक्ट और फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉय डेटा बीइंग प्रोसेस। किंग लिमिटेड पे एचआर अप्रूवल ऑब्टेन वर्बली, एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑथराइजेशन लीड्स टू वीक ऑडिट ट्रेल, यानी कोई सबूत नहीं होगा, एंड इंक्रीज करेगा रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एम्प्लॉय और सैलरी चेंजेस, क्योंकि वो तो बोलेगा भाई उसकी कॉल आई थी उसने चेंज करा, बोलेगा मैंने कब बोला, कोई सबूत नहीं होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ओनली कंपेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नॉट टोटल सैलरी अमाउंट्स और रिकंसिलिएशंस। नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो अगर उसका काम है कि अमाउंट भी तो देखे, क्या एम्प्लॉय को देखना काफ़ी है, अमाउंट्स को देखना सही है। अच्छा, इनकम्प्लीट रिव्यू एरर और इरेगुलरिटीज इन द सैलरी रेट रिडक्शन और नेट पे कुड गो अनडिटेक्टेड। पहले बताओ यहाँ तक गेम समझ आती है, तो कितने परसेंट सही किया था। अगर ये सवाल आता 15 नंबर का, तो हाउ मच यू गाइस आर गोइंग टू गेट, जल्दी बताओ। अगर ये सवाल आता है 15 नंबर का इसी लेवल पे और आपको बोले दोनों देखो क्या क्या है, तो कितने नंबर का अचीव कर लोगे, 10-11 आ जाएंगे, 9 मार्क्स। चलें, ओके गुड है यार, मतलब ये तो ये है कि मतलब सिर्फ समझ के किया है।
करवा देंगे शावेज। ओके 8 to 9, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड, अच्छे मार्क्स हैं। चलें, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक अच्छा सा इतना प्यारा सा ओवरव्यू दिया ISA 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, समझ आ गया कि यूज़र एंटिटी क्या होती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। पर आपको मुझे एक बात बताओ, ये तो सारे कंट्रोल्स मैंने बताया था, पेरोल के ऊपर के लिमिटेड एक्सेस राइट्स होगा, और एक बंदे को अगर रखना है, मैं तुमसे पूछता हूँ वैसे जेन्युइन जो कंट्रोल्स होते हैं जनरल, एक बंदे को किसी इदारे में रखना है तो क्या किसी डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन रेज होती है, हाँ या ना में जवाब दो। रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट, फिर रिक्वेजिशन रेज होने के बाद उसके इश्तिहारात होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, और फिर उसका पे स्केल डिसाइड किया जाता है एज पर अप्रूव लिस्ट कि इस रेंज की इतनी सैलरी है, इस बैंड की इतनी सैलरी है, ताकि कोई ओवर स्टेटमेंट ना हो। फिर HR का हेड उससे अप्रूव करता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, और फिर डिपार्टमेंटल हेड अप्रूव करता है कि तुम ओके करो कि तुम इस बंदे को रखना चाहते हो, इतने पैसे पे रखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे डिपार्टमेंट का बजट सेट हुआ हुआ है। अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट का बजट एग्जॉस्ट हो गया, तुम बंदा नहीं रख सकते। ये क्यों किया जाता है? ताकि अननेसेसरी एम्प्लॉयज़ की हायरिंग ना हो, वरना तो वो हालात हो जाएंगे जो स्टील मिल के हुए थे, जो PIA के हुए, कि अननेसेसरी बंदा भरते जाओ, काम है नहीं उसका, तो सैलरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेवेन्यू है नहीं, तो कंपनी अल्टीमेटली क्या करने लग जाएगी, लॉस। आपको जेब से पैसे डालने पड़ेंगे पूरा करने के लिए, निकाल आप सकते नहीं हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ये सारे पंगे हो जाएंगे। अच्छा पहले बताओ, ये सारी मैंने जो बकवास की कंट्रोल्स की, इसको क्या हम ये कहते हैं कि हमने अंडरस्टैंडिंग ली है कंट्रोल्स की, हाँ या नहीं? और जल्दी बताओ, ऐसा है? ये सारी बकवास जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमने ऑल टुगेदर अंडरस्टैंडिंग ली है ऑफ व्हाट, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली है। पहले बता दो, यहाँ तक हम साथ हैं, ये बात समझ आ जाए। अच्छा फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे भी कुछ कंट्रोल्स होंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी, अब यहाँ से कहानी बनाते हैं, यहाँ से कहानी बनाते हैं। यानी हमने ये कहा भाई हमारे पास ये आ गई कौन सी एंटिटी भाई, यूज़र एंटिटी, और ये हमारे पास आ गई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे कौन से कंट्रोल लगे हुए होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स। अच्छा यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्मल कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं, नॉर्मल कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं जो कि रिलेट करते हैं यूज़र एंटिटी के किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम से, उसके प्रोसेसेस से। अच्छा अब ज़रा बात समझेंगे, मुझे एक बात बताओ, आपको तो इन कंट्रोल्स की क्या चाहिए, जल्दी बताओ? अंडरस्टैंडिंग, ऐसा ही है? कहने का मतलब यह है कि भाई आप इन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे तो रिस्क पता लगेगा ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में अगर एक एग्रीमेंट है जिसको हम कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ऐसा ही है, तो क्या मैं इस एग्रीमेंट को रीड करके ये पता लगा सकता हूं कि कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं? हाँ जी, उन सर्विसेज का मेरे एफएस के किस लाइन आइटम पे, हाँ भाई, इम्पैक्ट है, यही रिस्क असेसमेंट है ना, किस लाइन आइटम पे इम्पैक्ट है। अच्छा आया कि वो सर्विस मेरे किसी लाइन आइटम को मटीरियली इफेक्ट करेगी, आपका रिस्क तो तब होगा ना जब वो उसको मटीरियली इफेक्ट करे। इस बात को समझ पा रहे हो? ऑनलाइन जल्दी बताओ, इस बात को समझ पा रहे हो? ये सारी चीजें आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट पढ़ के समझ आएंगी कि नेचर ऑफ सर्विस क्या है, तफरीक क्या है। अच्छा
ये सब करने के बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि सर्विस क्या है, नेचर क्या है सर्विस का, पेरोल है, और क्या हो सकता है। ECL की वेरिफिकेशन करवा सकता हूँ मैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी क्रेडिट जो, अगर मैं वैसे बात कहूँ जैसे मैं इजी पैसा का ऑडिट करता हूँ ना, मैंने शायद बताया नहीं बताया, पहले सुनना। इजी पैसा में अगर आपको लोन चाहिए ना, तो आप इजी पैसा की ऐप खोलें, वो आपको आपका स्कोर दे देगा, उस स्कोर के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अच्छा, वो स्कोर कैसे निकलता है? आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख के, आपका एवरेज बैलेंस देख के, आप कितने फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्टर हैं, कितनी चीज़ें खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें कर करा के एक AI का मॉडल है जो आपको ऑल टुगेदर स्कोरिंग देता है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मेरे बच्चों ऑनलाइन वालों सुकून से बताना, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर ऑल टुगेदर मैं इजी पैसा का अगर ऑडिट कर रहा हूँ, तो अगर ये क्रेडिट रिस्क असेसमेंट कोई और कर रहा है जो कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसके फेल होने पे मेरी वैल्यूएशन का मसला आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, आएगा नहीं आएगा? यानी भाई मिलियन ऑफ कस्टमर्स इजी पैसा पे हैं, और मिलियन ऑफ कस्टमर्स की अगर क्रेडिट स्कोरिंग गलत हुई तो आई बिलीव कि मेरी रिकवरेबिलिटी भी खतरे में आ जाएगी। पर ये आपको कैसे पता लग रहा है? अंडरस्टैंडिंग लेके, किसकी? कंट्रोल्स की। पर ये तो समझ लो ना। अच्छा, अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं एग्जिस्टेंस का मसला नहीं, एग्जिस्ट तो कर रहा है, पर क्या वो रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका मसला है अब्दुल रज़ाक, इसका मसला है। क्योंकि देखो एग्जिस्ट तो वो कर रहा है ना, एग्जिस्ट तो वो कर रहा है, अभी तो वैल्यूएशन का मसला है। एग्जिस्ट तो वो एग्जिस्टेंस का पता है मसला कब आता है? जब आपका लोन जेन्युइन हो ही नहीं हो, आपने बुक किया हुआ, वो फेक रिसीवेबल होता है। ये तो बंदा तो एग्जिस्ट कर रहा है पर उसकी इस्तात नहीं है, उसको आपने उतने पैसे दे दिए, तो लोन क्या एग्जिस्ट नहीं करता? करता है। बट क्या हम ये कहेंगे कि वो प्रॉपरली वैल्यूड है? नहीं, उस पर ECL का चार्ज आना चाहिए। आप तो इतने चैंपियन हो गए मेरे साथ सीख के, उसको तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क होना चाहिए, स्टेज 2 में होना चाहिए, स्टेज 2 में होना चाहिए, लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस बुक होने चाहिए उसके। ऐसा है मेरे बच्चों? ये बात है। जो सुने, अब मुझे बताओ, पूरे रिसीवेबल्स, पूरे जो एडवांसेस है बैंक के, उसकी क्रेडिट स्कोरिंग एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करनी है, तो मुझे बताओ हम दोनों के बीच में क्या मुआहदा हुआ हुआ है, वो कहाँ से देखूंगा? सर्विस लेवल एग्रीमेंट से। अच्छा, फिर वो मुझे सर्विसेज बताएगा कि ये नौयत की सर्विसेज हैं, तो हमने देख लिया भाई क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल वो देता है, वहाँ से आता है, तो मैं वहाँ जाके देखूंगा ना। कहाँ जाके देखूंगा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे, कि स्कोरिंग मॉडल के ऊपर कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं, वो सिस्टम क्या क्या चेक करता है, क्या बैलेंस सही उठा रहा है नहीं उठा रहा, कितने बैलेंस पे क्या आना चाहिए, यही तो अंडरस्टैंडिंग है। और फिर अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आप उसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, आपने हिसाब से एक बैलेंस डालेंगे, देखेंगे सिस्टम वो करता है या नहीं करता। अगर वो सिस्टम में कोई बग हुआ तो मेरे ख्याल से पिछले जितने भी एडवांसेस दिए गए हैं वो सब के सब में मसला है। अच्छा, सोने पे सुहागा। फिर इस सर्विस सर जो हम कंट्रोल टेस्ट करते हैं वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसी पे आ रहा हूँ, कहानी तो उसी की आज सुने। अब मसला ये है, मुझे बात बताओ, हमने फिर इजी पैसा से पूछा कि यार आप हमें डेटा निकाल के दोगे, इतने छोटे छोटे लोन्स होते हैं, मिलियन ऑफ लोन्स होते हैं, आपकी एक्सेल फाइल में आ ही नहीं सकते, हाँ या नहीं? आपकी एक्सेल फाइल में आ ही नहीं सकते। तो सुनना, अच्छा पहले बताओ, यहाँ तक हम साथ है ना? ये तो मैंने लिखा हुआ भी था, ये रहा, ये मैंने पहले ही बनाया हुआ था, ये रहा, एक मिनट देना, ये रहा, हमने ये पहले ही बनाया हुआ था, ये रहा। एडवांसेस हैं, वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज ऑफ क्रेडिट असेसमेंट, क्लियर है? ये रहा आपके सामने। अच्छा, फिर ये एजिंग भी बना के देता है। मुझे बताओ, मेरे पास इतना अच्छा सिस्टम ही नहीं है कि वो मुझे एजिंग बना के दे। तो लोन की क्रेडिट स्कोरिंग की किसने थी? दूसरी कंपनी, इसका नाम है मिनटेक। क्या नाम है? मिनटेक। उसने मुझे असेसमेंट करके दी। अच्छा, वो मुझे बोलता है भाई मैं एजिंग बनाऊंगा, पर डेटा आपकी तरफ से आएगा। मैंने कहा कौन सा डेटा मेरी तरफ से चाहिए? उसने बोला कि भाई जो रिकवरी आएगी ना आपके पास आएगी, मेरे पास तो नहीं आएगी। जो आपकी रिकवरी आएगी, आप वो रिकवरी मुझे देन एंड देयर बताओगे ताकि मैं उस रिसीवेबल को नॉक ऑफ करूं, ताकि आपको एजिंग सही मिले। तो क्या एजिंग बनाने के लिए रिकवरी देखनी होती है? भाई लोन कब दिया ये भी देखना होता है, और रिकवरी कब हुई
ये भी देखनी होती है। ऑनलाइन वालों पहले तो बात समझ आती है, जल्दी से बताओ। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट लिमिट तो यूजर एंटिटी सेट करेगा ना? नहीं, यही तो मसला है, यही तो मसला है। मुझे बताओ क्या यूजर एंटिटी के पास क्रेडिट लिमिट सेट करने का इख्तियार है? नहीं, क्रेडिट लिमिट सेट करने का इख्तियार तो है, पर उसके पास क्या क्रेडिट लिमिट सेट करने का सॉफ्टवेयर है? क्या वो मिलियन ऑफ कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग खुद निकाल सकता है बाय मैनुअली, या उसको सिस्टम चाहिए? अच्छा, उसके पास सिस्टम है या नहीं है? नहीं है। अब उसने क्या किया हुआ है, अपने इजी पैसा की कस्टमर्स की ऐप को, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को मिनटेक के सॉफ्टवेयर से लिंक कर दिया है। मिनटेक का सॉफ्टवेयर उस डेटा को रीड करेगा, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखेगा, उसका एवरेज बैलेंस देखेगा, उसका बिहेवियरल पैटर्न देखेगा, उसको स्कोर दे देगा, और देखेगा कि क्या पिछले दिनों में इसने कभी ज़िंदगी में लोन लिया तो कब रीपे किया है, और जिसकी क्रेडिट स्कोरिंग अच्छी होगी उसको लोन। अब सुनना, जैसे ही उसको लोन ज़्यादा मिलेगा ना, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरी बात सुनना, क्या करेगा? सिस्टम ऑटोमेटिकली ये करेगा कि बैंक के पास से पैसा हो जाएगा क्रेडिट, यानी उसके डिपॉजिट अकाउंट में चला जाएगा। डिपॉजिट अकाउंट, बैंक का तो डिपॉजिट है ना, बैंक की लायबिलिटी है। बैंक का डिपॉजिट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और एडवांसेस डेबिट। अगर वो यूजर पैसे निकालेगा तो क्या करेगा? डिपॉजिट डेबिट और कैश क्रेडिट। जब तक बैंक से बाहर नहीं गया तब तो डिपॉजिट में पड़े हुए ना, तो मैंने उसके इजी पैसा अकाउंट में फेंक दिए। इजी पैसा अकाउंट में एक मैनुअली बंदा करेगा या ऑटो जाता है? ऑटो जाता है। पर किसकी मदद से जाता है? मिनटेक की। मिनटेक स्कोरिंग करता है, फिर वो उसको सिग्नल देता है, यस यू आर गुड टू गो। तो यहां पे सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है? डिपॉजिट क्रेडिट, लोन डेबिट। अब मुझे बताओ, अगर ये रेटिंग खराब हो जाए तो ये जितने भी एक साल में हुए हैं कितना मसला आ जाएगा। और एक बार हुआ भी था, हुआ ये था कि एक एक बंदे को क्रेडिट रेटिंग अलग अलग स्कोर हुई, तो उसमें बग आया था, तो 1-1 मिलियन के लोन ले गए, जबकि उसकी मैक्सिमम लिमिट 20,000 है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? लोन कितने का ले गए? 1 मिलियन का। रिकवर हो पाएगा आपको लगता है? क्यों नहीं रिकवर हो पाएगा? एबिलिटी नहीं है ना। तो मुझे बताओ, क्या ये नहीं हो पाया ना? कुछ रिकवर हुआ, भाग गए, वो क्या करेंगे? गांव देहात में भाई एक बच्चा बैठा बस उन तक करके ले लिया, बोलेगा मैं कहाँ से लूँ? हो गया खर्च, आपके कंट्रोल लैब से। कि देखो, अगर एक समझने की बात यह है कि सही है, आपके पास CNIC नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, आप पहुँचते हो। एक बंदा फिजिकली जो लोन लेने आता है ना, उसकी कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं, आप पहुँच सकते हो। अब मोबाइल से बंदा किसके मोबाइल से कौन क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, आपको क्या पता? तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इन योर बिजनेस, कि कितना हाईटेक हुआ है। तो मुझे बताओ, इस केस में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कभी ऐसा हो तो बताइएगा, सही वो कह रही है मैं निकाल लूंगी, इधर सुनो। अच्छा सुनो, इधर फोकस के साथ। कहने का मतलब यह है कि हमारा इस क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के ऊपर टेस्टिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे अपनी IT टीम नहीं लगानी चाहिए। ओ भाई, मुसीबत ये है कि IT सिस्टम लगाने से पहले, IT को टेस्ट करने से पहले ये तो पता लगे कंट्रोल मुसीबत क्या है। अब 2 बातें सुने। फिर मैंने आपको एजिंग का बताया। एजिंग हम खुद बनाते हैं या वही बना के देते हैं? हमारे पास सिस्टम की फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है। एजिंग का कितना बड़ा डेटा आएगा मिलियन ऑफ कस्टमर्स का, नहीं है इनके पास कैपेसिटी, वो निकाल के देंगे। अच्छा, फिर मुझे बताओ, इसके लिए ये लोग क्या कहते हैं? हमने जब लोन प्रोसेस किया तो वो डेट तो आ गई मेरे पास कि भाई 10,000 रुपये का लोन दे दिया। अब इसमें से कितने रीपे हो गए, किस टाइम पे रीपे हुए, ये रिपोर्ट आप डेली भेजेंगे। कौन भेजेगा? यूजर एंटिटी। कौन भेजेगा जल्दी बताओ? यूजर एंटिटी। पर मुझे बताओ, यूजर एंटिटी को वो रिपोर्ट भेजते वक्त अपने पास कोई कंट्रोल लगाने चाहिए, यस, कि वो डेली मॉनिटर करे, जो रिकवरी आई है उसको उसी लोन से सेट ऑफ करे, और फिर इसको रिपोर्ट भेजे कि भाई ये लोन्स के इतने पैसे आ चुके हैं। तो ये क्या करेगा? उसको सेट ऑफ करेगा, इसकी एजिंग क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो मुझसे ज़्यादा चीते हो गए इसमें। जब ECL की वर्किंग होती है तो आपको एजिंग काम आती है? मैंने लेक्चर दिया है इस पर, मैंने बहुत डिटेल लेक्चर दिया है इस पर। जब ECL की वर्किंग होती है तो क्या उसके अंदर एजिंग काम आती है? एजिंग आती है ना। डेज पास ड्यू जो निकाले थे यार, कि इस लोन को कितना टाइम हो चुका है, इतने लोन्स कितने पुराने हो चुके, तो वो कहां से बनता है? एजिंग से।
याद आ रहा है कि जनवरी के महीने में नॉट येट ड्यू कितने हैं, जनवरी के महीने में 30 दिन पुराने कितने हैं, 60 दिन कितने हैं, 90 दिन कितने हैं, अबव 90 कितने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एजिंग गलत हो, आर यू गाइस गोइंग टू कैलकुलेट अ करेक्ट ECL और इनकरेक्ट? क्योंकि आपको जो PD मिलेगी, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, वो ही गलत होगा। तो अगर रिसीवेबल पे चिपकाओगे वो भी गलत होगा, और जब रिकवरी का डेटा इसको गलत दिया था तो LGD, याद है LGD निकालना सिखाई थी हमने, लॉस गिवन डिफॉल्ट, कि डिफॉल्ट में जाने के बावजूद भी कितना वापस आ जाता है, तो वो भी तो गलत होगा। तो मुझे लगता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। एंड व्हाई यू आर एबल टू कंक्लूड दिस? बिकॉज ऑफ द कंट्रोल फेलियर, बिकॉज ऑफ द, तो आपको पता है ना वैल्यूएशन का मसला है, कितने हाई एस्टिमेट से ECL पे तो कैम भी बनता है, की ऑडिट मैटर बनता है, बिल्कुल बनता है, दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन, ऑडिट ऑफ करंट पीरियड, ऐसा है। और जल्दी बताओ, बात समझ आती है? किस तरीके से कनेक्ट किया यहां तक मैंने, इतना रिस्की होता है। तो अब मुझे बताओ, मैं वापस अगर अपने मुद्दे पे आ जाऊं, यहां पे जो मैं आपको सिखा रहा था, सर्विसेज समझ आ रही हैं? इट कैन बी एनीथिंग यार, मैंने अपनी रेलेवेंट एग्जांपल दे दी आपको। अच्छा सर, फिर IT सिस्टम की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए ना, ये भी एक कंट्रोल है, वो तो होगी ना। अगर उसमें लैप्स होगा वो तो हम IT सिस्टम को टेस्ट करके देख लेंगे, उसमें हम पे जनरल कंट्रोल भी टेस्ट कर रहे होते हैं। शायद पता ना जनरल कंट्रोल क्या होते हैं? लॉग बनने चाहिए, जो चेंजेस हुए सिस्टम में वो पता होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर लाइव, ये सारे याद है जनरल कंट्रोल। मेरा IT का चैप्टर अपलोड हुआ है, खुदा के वास्ते देख लेना, IT का चैप्टर पूरा अपलोड हुआ है, खुदा के वास्ते देख लेना उसको, सही में। फिर भी अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता हूँ ताकि आप उससे कनेक्टेड रहें, सही है। सुने फोकस के साथ, वापस कहने का मतलब ये है, अब हम ये देख रहे हैं ना, अब आप एक साधारण से सीधे से ऑडिटर हैं, आप इदारे की अंडरस्टैंडिंग और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग और इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग नहीं पहुंच गए। अब मुसीबत ये है कि कुछ काम कौन करती है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये देखना है ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग कैसे लें। सवाल ये है, मैं थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आपको पता है हमेशा प्रैक्टिकलिटी में बात करता हूँ मैं। तो आप खुद सोचो, अगर आपको ये देखना है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो कौन कौन सी सर्विस दिखती, क्या करूँगा मैं? सर्विस लेवल एग्रीमेंट बदलूंगा, उसमें सर्विसेज का भी पता होगा, हाँ या नहीं, किस FS के लाइन आइटम को इम्पैक्ट कर रही है और कितनी मटेरियल है मेरे लिए वो भी पता होगा। अच्छा, जितनी मटेरियल होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा, ऐसा है। अच्छा, फिर वो कहता है आप एक काम करें, लेवल ऑफ इंटरेक्शन भी देखें, लेवल ऑफ क्या देखें भाई? इंटरेक्शन भी देखें। अच्छा, लेवल ऑफ इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जितना हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़र एंटिटी से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, हर एक चीज़ का अप्रूवल लेगी, हर एक चीज़ का अप्रूवल लेगी, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है? यूज़र एंटिटी। यानी हर चीज़ का कंट्रोल किसके पास है? कुछ भी करेंगी अप्रूवल लेंगी, कुछ भी करेंगी अप्रूवल लेंगी। तो मुझे बताओ, क्या इसमें डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कम है या ज़्यादा है? और जब डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल्स कहाँ लाए कर रहे होते हैं? यूज़र एंटिटी पे। तो मसला ही नहीं है, मैं यूज़र एंटिटी के बंदे के पास जाऊँगा, बताया इस पर क्या क्या कंट्रोल्स हैं, वो उसको यूं पता होगा, यूं पता होगा उसको। क्यों? इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, रोज़मर्रा की प्रोसेसिंग हो रही है, इसको पता है। पहले बताओ डिग्री ऑफ इंटरेक्शन का मतलब समझ आया? आगे सुने। फिर वो कहता ये है कि यार जब तुमने एग्रीमेंट पढ़ा तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग्रीमेंट के अंदर सर्विसेज तो लिखी होती हैं, पर हाँ वो कौन कौन से कंट्रोल लगाते हैं, कौन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो पता नहीं होते, उसमें तो नहीं लिखे हुए होते ना। तो होता ये है कि अब उसको समझने हैं कंट्रोल्स। अब उसको क्या करने, जल्दी बताओ? कंट्रोल्स अंडरस्टैंड करने। कहां पे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो कुछ इनको सजेशन दी गई, उसने कहा अगर आपको कंट्रोल टेस्ट करने हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, पहले आस्क यूजर एंटिटी कि आपके पास क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है या नहीं है। हाँ भाई, इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है कि उन्होंने ये कंट्रोल लगाया, क्योंकि देखो एक क्लाइंट को घेरने के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बताती होगी ना, हम ये कंट्रोल लगाते हैं, आपकी ये बचत होगी, होता है ना ऐसा। तो ये आपको पर्चा निकाल के दे देगा, भाई ये कंट्रोल लगे हुए हैं,
किसने लगाए हुए हैं, और इसके अपने कंट्रोल तो ये खुद बता देगा, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते थे, कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल। ऐसा है। अच्छा, क्या मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस लेवल एग्रीमेंट ये बता सकता है कि क्या मुझे इंटरैक्ट करने की इजाजत है विथ, अच्छा अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि यूजर एंटिटी का ऑडिटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं कर सकता, तो कंट्रोल नहीं समझ सकता, और कंट्रोल नहीं समझ सकता तो मेरे ख्याल से स्कोप लिमिटेशन। हाँ, और ये स्कोप लिमिटेशन तब होती है जब कंट्रोल सिर्फ खुद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लेने के काबिल ना हो। यानी हमने याद है, सीखा हुआ हमने ऑडिट रिपोर्ट में कि सबस्टैंडर्ड प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएटिंग। इतने सारे आपके 5000 प्लस एम्प्लॉइज हैं, आप सारे वेरीफाई कर सकते हो, तो उसके लिए कंट्रोल्स का इफेक्टिव होना लाजमी है ना। तो वहाँ पे सबस्टैंटिव जितने भी कर लोगे वो काफ़ी नहीं है। यानी वहाँ पे हम कहेंगे सबस्टैंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। पर वो कब होता है, जब कंट्रोल्स इफेक्टिव ना हो या पता ही नहीं लगे क्या चल रहा है। स्कोप लिमिटेड इस नेचर की है कि सब्सटेंटिव करके मुझे कुछ हासिल ही नहीं होना, कंट्रोल का होना मांगता है। बात समझ आ रही है? चलें, एक तो ये हो गया। अच्छा, फिर मुझे बताओ, फिर सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि क्या वहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे एक बात बताओ सर, सर्विसेज मटेरियल है या नहीं है, ऐसे से कैसे पता लगेगा? आपकी जजमेंट है ना, अमाउंट से देख के पता लगेगा ना शावेज कि कौन सी नेचर की सर्विस है। अब एक तुमसे बात पूछता हूँ, स्टैंडर्ड कहता है कुछ सर्विस ऐसी हैं जो आप खाते खोए नहीं लेते, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, क्या इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट है? क्या वो आपकी कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है? जल्दी लिख के बताओ ऑनलाइन वालों, हाँ या नहीं में जवाब दो। नहीं करता ना, तो ये कभी भी आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने अपना बैंक में बैंक अकाउंट खुलाया हुआ है, हाँ या नहीं? उसको पे ऑर्डर बना के देते हो, उसको पैसे पे करते, चेक बना के देते हो, उसको पैसे पे करते, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ पेमेंट प्रोसेसर है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बिहाफ पे जो आपकी अमाउंट एफएस में रिकॉर्ड होती है उसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो, उसकी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपने अपना फिक्स एसेट रजिस्टर आउटसोर्स किया हो, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स को रिकॉर्ड कर रही होगी, डेप्रिशिएट कर रही होगी, डिस्पोजल रिकॉर्ड कर रही होगी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रही होगी, सब कर रही होगी। तो कंट्रोल्स कहाँ होंगे? कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल यहाँ होंगे। एग्रीड है? और कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल वो क्या होंगे कि आपकी जो परचेज है वो इनिशिएट ही नहीं हो सकती जब तक परचेज रिक्वेजिशन ना आ जाए। फिर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ लैंडर्स होंगे, वेंडर्स होंगे, और वो वेंडर्स को देख के आप कोटेशन रेज करेंगे, वो सारी चीज़ें कर कर आके उसको बोलेंगे ये रिकॉर्ड कर ले, वो तो उसके बाद काम शुरू करेगा। एग्रीड? उसने सिस्टम इंटीग्रेट किया हुआ है, यस उसने सिस्टम इंटीग्रेट किया। सुनना, IS 16 का जो वैल्यूअर होगा वो भी नहीं, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। IS 16 का जो वैल्यूअर है दिस इज नॉट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे आपकी किसी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ आपको वैल्यू निकाल के दे रहा है। अगर टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपने रखा हुआ है तो आप कह सकते हो कि मैंने किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को रखा हुआ है जो मेरे को टैक्स निकालने में हेल्प करती है, पर कैलकुलेशन के लिए। और अगर आपने किसी लॉयर को अपने पैनल पर रखा हुआ है, दैट इज नॉट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। लॉयर तो आपको सिर्फ एक बोल रहा है ना कि भाई या तो ये हारोगे या जीतोगे, क्या वो आपके लिए कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है? नहीं। हाँ, आपने पूरा लीगल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया कि केसेस भी वही मैनेज कर रहे हैं, कंप्लीटनेस भी वही देख रहे हैं। आप बताओ, अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जल्दी बताओ, आपने पूरा लॉयर, पूरा डिपार्टमेंट लीगल का आउटसोर्स कर दिया, सारी कंटिजेंसीज भी तुम देखो, डेटा भी तुम मेंटेन करो, कंप्लीटनेस भी तुम देखो, फॉलोअप भी तुम करो, जवाब भी तुम दो। क्या अब वो आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है? यस। तो क्या वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में आएगा? यस। यू नीड टू लुक एट द कंट्रोल्स दैट हैज बीन प्लेस्ड बाय सर्विस
अंडरस्टैंडिंग कैसे ले सकते हैं? पहले अपने नेचर ऑफ सर्विस समझना है, मटेरियल है या नहीं है, किस एफएस पे इम्पैक्ट कर रही है। आप ये देखें कि इंटरेक्शन क्या है, अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा आपको यहीं से सब पता लग जाएगा, और अगर इंटरेक्शन है भी और आपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ऑडिटर वहाँ आ सकता है और वहाँ जाके हम वेरीफाई कर लेंगे चीज़ें, वहाँ जाके पूछ लेंगे। किससे पूछेंगे? उनके लोगों से। तो मुझे इजाज़त है? कहाँ लिखा हुआ था? सर्विस लेवल एग्रीमेंट में। क्लैरिटी है? अच्छा, मैं उससे टीम्स कॉल कर सकता हूँ, जूम कॉल कर सकता हूँ, यस। ये सारे मसले मसाइल इसलिए कि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आपने कंट्रोल्स क्या लगाए हुए हैं। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे एक तफरीह लिखी हुई है, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। ये क्या होती है? होता ही है कि कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ना सर्विसेज ऑफर करते हुए कहती हैं कि हम आपको ये वाली रिपोर्ट देंगे। मैंने कहा भाई ये वाली रिपोर्ट में क्या होगा? ये बातें किससे हो रही हैं? यूजर एंटिटी से हो रही हैं। कौन कर रहा है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कह रही है हम आपको टाइप 1 रिपोर्ट देंगे। मैंने कहा टाइप 1 रिपोर्ट में क्या होता है? वो बोलेगा टाइप 1 रिपोर्ट में कंट्रोल्स होंगे, और उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होंगे। लेट्स से अनऑथराइज्ड चेंजेस नाउ, नो अनऑथराइज्ड चेंजेस। ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है। इस पे कंट्रोल क्या लगाऊंगा? लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल्स। और बोलेगा मैं एक ऑडिटर को अपॉइंट करूंगा दूसरी फर्म को जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? सर्विस ऑडिटर। मैंने कहा ये क्या करेगा? मैंने कहा ये आपको ये देख के बताएगा कि क्या जो मेरा मकसद है उस पे ये कंट्रोल, क्या डिज़ाइन इफेक्टिव है। मैं कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिज़ाइन की बात कर रहा। अच्छा, और वैसे लिखा हुआ हो लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल ऑफ HR एंड IT, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव तो मेरा सही था, पर जो कंट्रोल लगा हुआ है ना उसका डिज़ाइन क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव। क्योंकि मकसद फौत हो गया ना। लिमिटेड एक्सेस राइट्स का तो मतलब ये है IT वाले को क्यों दिया हुआ है? तो फिर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस ऑडिटर साइन करते हुए ना इस रिपोर्ट को क्या कर देगा? क्वालिफाई। वो सर्विस ऑडिटर किस पे रिपोर्ट देता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के उन कंट्रोल्स पे जो मेरे लिए रेलेवेंट है। पहले बताओ मेरे बच्चों को कहानी समझ आ रही है? बड़ी खतरनाक होती जा रही है, भेजे में फिक्स हो रही है। देखो फिर मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अबे मुझे अगर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर टाइप 1 रिपोर्ट दे दे, किसको देता है वो टाइप 1 रिपोर्ट? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। किसके लिए होती है? यूजर एंटिटी के लिए। वो बोले ये ले भाई रिपोर्ट, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उस सिस्टम के रिलेटेड जो तुम्हें काम करके दे रहे हैं, उस पर कंट्रोल है, और मैंने इस ऑडिटर को लगा के उसकी इफेक्टिवनेस डिज़ाइन चेक करवा लिया है। पहले बताओ मेरे बच्चों ऑनलाइन में, तो बात समझ आ रही है? जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी से बात समझ आ रही है? ये ऑडिटर साइन करके देगा कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेरे कंट्रोल्स हैं। एग्रीड? अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे वापस से करते हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोग मुझे बताएंगे, यहां ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी ऑफ डेटा होगा, सही है? एक्यूरेसी ऑफ डेटा होगा। अच्छा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा में यहां पे कंट्रोल लिखा हुआ है मैनुअल अपडेट या एंट्री ऑफ आवर्स, और इस कंट्रोल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। क्या कुछ नहीं लिखा हुआ? फॉर रिव्यू नथिंग रिटन। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो रिव्यू होता है आवर्स डालने के बाद, तो क्या इसका जो डिजाइन है, हाँ भाई, क्या इफेक्टिव है इनइफेक्टिव है? हाँ भाई, डिजाइन इफेक्टिव है इनइफेक्टिव है? इनइफेक्टिव कैसे कह रहे हो?
ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा ना, ऑब्जेक्टिव ये था कि एक्यूरेटली डेटा डले। तो वो बोल रहा भाई एक बंदा वहां से शीट भेजता है, ये मैनुअली डालता है, जो हमने सवाल भी किया था। तो भाई ऑब्जेक्टिव अचीव होते हुए नहीं दिखा रहा, तो डिजाइन क्या है? इनइफेक्टिव। डिजाइन क्या हो गया भाई? इनइफेक्टिव। आप मुझे बताते हो कि कैसा आपको सर्विस ऑडिटर पप्पू एकदम करके दे देगा कि कंट्रोल्स का डिजाइन सही है या नहीं है? कौन करके दे रही है आपको? सर्विस ऑडिटर। किसने लगाया? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। किसके लिए लगाया? यूजर के लिए। और यूजर कौन है? यूजर एंटिटी, जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं। तो क्या मुझे यूजर एंटिटी पे लगाए गए कंट्रोल्स जो उसने लगाए थे इसकी सर्विस के लिए, उसको पता लग जाएगा? कहां से पता लगेगा? टाइप 1 रिपोर्ट पे। पर आगे जाके सिखाऊंगा आपको, ये कहा जाता है आंखें बंद करके उसकी रिपोर्ट पे विश्वास ना कर लेना। ऐसा हो सकता है कि उसकी जजमेंट में उसने गलत किया हो। तो आपको एक शीट तो मिल गई कंट्रोल्स की, हो सकता है उसमें कुछ कंट्रोल ही मिसिंग हो जो आपकी नज़र में होने चाहिए थे। तो उस केस में, उस केस के अंदर आपको ध्यान से उसके काम को इवैल्यूएट करना होगा। पर क्या अभी हम उसके काम को इवैल्यूएट कर रहे हैं, या अभी हम सिर्फ एक असेसमेंट कर रहे हैं कि मैं अंडरस्टैंडिंग ले कैसे सकता हूँ? उसके काम को तो इवैल्यूएट किया ही नहीं है। अभी तो हम सिर्फ इस कगार पे पहुँचे कि मैं उसके काम को अंडरस्टैंड कैसे कर सकता हूँ, कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड कैसे करता हूँ टाइप 1 रिपोर्ट से। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अभी तो सिर्फ ये कर रहे हैं। अच्छा, अब आ गया। फिर बोल रहा है हमारे पास एक और मंजन है। बोल रहा है टाइप 2 रिपोर्ट में तो ये करके देंगे हम, ऑब्जेक्टिव भी बोलेंगे, कंट्रोल भी बताएंगे, डिजाइन भी बताएंगे, और ये बताएंगे कंट्रोल ऑपरेट भी हो रहा था, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करके देंगे। कौन करके देगा? सर्विस ऑडिटर। किसको करके देगा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। किसके लिए करके देगा? यूजर एंटिटी के लिए। तो मेरे बच्चों पहले बताओ, बात समझ आ रही है? अच्छा, टाइप 1 और टाइप 2 में से अच्छी रिपोर्ट कौन सी है? टाइप 2। टाइप 2 अच्छी क्यों है? उसमें टेस्ट भी कर रहा है ना। तो आप मुझे बात बताओ कि बीइंग एन ऑडिटर, अगर आपको टाइप 2 रिपोर्ट मिल जाए तो क्या ही बात है? ऐसा है ना। अब टाइप 2 रिपोर्ट पे क्या आपने फोकस करना है वो तो बात की बात है। अभी तो आप ये करना चाह रहे हो ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी, और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक पेरोल सिस्टम के ऊपर, एक पीपीई के सिस्टम के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल्स क्या क्या ही हो सकते हैं। अगर वो उसमें से गायब है तो तुम्हारी नज़र में उसने वो टेस्ट ही नहीं किए ना, तो तुम तो वैसे ही उसको डेफिशिएंट बोल दोगे कंट्रोल के गायब होने पे। एग्रीड है? पक्की बात है। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात समझ आती है मेरे बच्चों? जल्दी से सारे बच्चे। तो इधर देखिएगा, मैं खाली आपको एक बार रीड करा दूं। ये रहा, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द, क्या लिखा हुआ है यहां पे? नेचर ऑफ सर्विसेज, नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेस। ये समझ आ रहा है? डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। देखो ये कह रहा है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंटिटी सर्विस, इवैल्यूएट कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस लेवल एग्रीमेंट, whether the user auditor has a right to access to the accounting records of the user entity maintained by the and other information necessary for the conduct of audit. देखो क्या लिखा हुआ है? Whether the agreement allows for the direct communication with the user auditor or service auditor, यानी user auditor हम है, क्या एग्रीमेंट में ये अलाउड है कि मैं खुद सर्विस ऑडिटर से मुखातिब हो सकता हूं या नहीं हो सकता? पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? ये सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात हो रही है ना। नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट कैसे होगा? ऐसे होगा। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? आगे सुनना। Whether the service organization will provide a report on its control, and if so, whether such report would be a type 1 or, बात समझ आ रही है? देखो क्या लिखा हुआ है टाइप 1 रिपोर्ट में, रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स। रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है टाइप 2 में? ये रहा, रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। पहले बताओ, बात समझ आती है? और एक सोने पे सुहागा, फिर हम खत्म करते हैं क्लास को। वो कहता ही है कि रिबन ये तुम्हारे लिख भी दिया, ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में फर्क क्या है, सारे क्लियर है? इधर देख लेना। वो कह रहा है अगर ऑडिटर को सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ना मिले, कहां से ना मिले, जल्दी बताओ?
तो आपका इंसानी दिमाग क्या कहता है, या तो टाइप 1 ले लोगे रिपोर्ट या टाइप 2 ले लोगे। देखो पहले तो आपने यूजर एंटिटी से पूछना है, तू बता दे उसके ऊपर कंट्रोल क्या लगेगा, बोलेगा मुझे नहीं पता, भाग यहाँ से। तो आप क्या करोगे, बोलेगा टाइप 1 दे दे। आप नजूमी था, आपको पता है टाइप 1 टाइप 2 मिलेगी। नहीं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लिखा था कि मिलेगी। क्लियर है? अच्छा, कॉन्टैक्टिंग, फिर हम क्या करेंगे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट कर लेंगे यूजर एंटिटी के जरिए टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। में कंट्रोल्स तो बताओ, जूम मीटिंग कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, या तो मैं किसी और ऑडिटर को लगा सकता हूं, फिर तो मेरे ख्याल से आधा 600 लग जाएगा। नहीं ये बात समझ, देखो कह ये रहा है कि अगर तुम्हें यूजर एंटिटी ने कंट्रोल्स नहीं बताए, ना समझा पाई, तो या तो टाइप 1 रिपोर्ट ले लोगे, टाइप 2 रिपोर्ट ले लोगे, या तो यूजर एंटिटी को बोल के उससे बात कर लोगे, जूम कॉल मीटिंग रखवा लोगे, या तो खुद वहां पे चले जाओगे, या तो किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर लोगे कि भाई तू कंट्रोल टेस्ट करके दे दे। अगर किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो कंपोनेंट ऑडिटर का तस्करा आ गया, तो क्या आइजा 600 के प्रिंसिपल लगा सकता हूं? उसकी कॉम्पिटेंस देखूंगा, उसकी कैपेबिलिटी देखूंगा, उसका एक्सपीरियंस देखूंगा, उसकी इंडिपेंडेंस देखूंगा, वो सारी चीज़ें। बात समझ आ रही है? और उसको गाइड करूंगा कि तेरे को ये देखना है, ये कंट्रोल्स बताने हैं, टाइम ये लगेगी, टाइमलाइन ये होगी, मैं ऐसे रिव्यू करूंगा तुम्हारा, वो सारी चीज़ें। पहले बताओ बात समझ आती है? तो दिस इज हाउ अबाउट दैट यू आर गोइंग टू टेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कहानी समझ आती है? पहले बताओ इंटरेस्टिंग है चैप्टर, जल्दी बता दो भाई। टोटली लिंक्ड। थैंक यू यार, बेहतरीन। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।